लिए डिजाइन किया है। इसमें और भी बहुत सारे इनपुट्स आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूँ। जो वैदिक वास्तु होता था, अब थोड़ा सा अगर इतिहास में अगर आप जाओ तो रत्न, वास्तु, ज्योतिष या इस तरह की जो विद्याएं हैं, हिंदुस्तान में जब पुराना समय था राजाओं महाराजाओं का, तो ये विद्याएं सिर्फ राजाओं महाराजाओं के लिए सीमित थी। आम आदमी ज्योतिष से सलाह नहीं कर सकता था, ज्योतिष आम आदमी को सलाह नहीं दे सकता था। इस तरह के रिस्ट्रिक्शन हमारे समाज में पहले थे। रत्न, जिसको आज हर कोई पहन के घूमता है, किसी ने नीलम पहन रखा है, किसी ने रूबी पहन रखा है, किसी ने कुछ पहन रखा है, इन रत्नों को आम जनता नहीं पहन सकती थी। इस चीज का भी हमारे समाज में रिस्ट्रिक्शन था। रत्न सिर्फ राजे महाराजे धारण किया करते, आम आदमी को ये अलाउ नहीं था। यहां तक कि शस्त्र विद्या सीखना भी सिर्फ राजाओं और क्षत्रियों के डोमेन का हिस्सा था। एकलव्य ने सीख ली थी तो उसका अंगूठा काट दिया गया, क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं था और उनको ये था कि ये तो राजाओं को सिखाई जाने वाली विद्या है। इस विद्या की जो डेफिनेशन डिफाइन की गई, वो ब्राह्मणों ने करी, क्योंकि और कौन करेगा। धर्म का जो भी डेफिनेशन है वो हमें पंडितों से ही सुनने को मिलता है। तो ब्राह्मणों ने जब डिसाइड किया तो उन्होंने ब्राह्मण के लिए कौन सा वास्तु सबसे अच्छा होगा उस पे काम किया। हमारे यहाँ वास्तु भी, जैसे कि हमारे यहाँ शास्त्रों में प्रचलित जो 4 जातियां हैं, उनके हिसाब से डिजाइन हुआ। राजाओं के लिए वास्तु अलग, ब्राह्मणों ने अपने लिए वास्तु एक अलग डिजाइन किया, और जनता जो आम लोग थे, यहाँ पे ब्राह्मण का मतलब जात से नहीं, उस जमाने का जो सिस्टम था मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो जनता के लिए जो वास्तु पहले तो आया ही नहीं सदियों तक, लेकिन वो होता ना कुछ लीक होता ही रहता है। तो जब बाकी लोगों तक पहुंचा तो वो कुछ पे काम किया और कुछ पे नहीं किया, क्योंकि हमारे कर्म के हिसाब से हमारे घर का वास्तु होता है। तो ब्राह्मणों का कर्म जो था वो पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, इन्हीं सब चीजों का था, और वो राजाओं महाराजाओं से और बड़े पैसे वालों से दान पे, दक्षिणा पे उनका गुजारा चलता था। तो उन्होंने जो अपना वास्तु डिजाइन किया वो अपने हिसाब से किया, तो वो सबसे ज्यादा डेवलप हुआ। कहने का पूरी कहानी का मतलब सिर्फ ये है कि जो वो डायमेंशन था वास्तु का, वो सबसे ज्यादा जल्दी और सबसे ज्यादा डेवलप हो गया, क्योंकि उस पर काम करने वाले लोग शुरू में बहुत ज्यादा थे। लेकिन बाकी लोगों के लिए उनको बताया ही नहीं गया, उनको अज्ञानता में रखा गया कि तुम्हारे लिए तो वैसे तो कोई वास्तु है नहीं, तुम तो सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास हो, लेकिन फिर भी अगर तुमने ऐसे किसी ने सीख लिया तो ये वाला वास्तु है। अब वो उस पे बाकियों पे 3 पे काम ही नहीं किया। नतीजा क्या हुआ कि वास्तु की एक लिमिटेशन आ गई कि कुछ लोगों के लिए काम करता है और कुछ लोगों के लिए काम नहीं करता। ठीक है, धीरे 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 ये विद्या आम लोगों में आ गई और अब तो सभी सीख रहे हैं। और मजे की बात तो ये है कि ब्राह्मणों से ज्यादा अच्छी बाकी लोगों ने भी सीखी। उनके साथ एक थोड़ा सा ट्रेंड रहा कि हम तो ये सदियों से करते आए हैं, और हम लोग हिंदुस्तानी जो है ना बड़े कंजर्वेटिव हैं इन चीजों को लेके, हम जल्दी बदल नहीं पाते। कुछ लोग शायद इसमें सहमत ना हो, लेकिन हमें बदलना बहुत मुश्किल काम है। हम इतनी आसानी से बदलने वाली कौम नहीं है। हम ट्रेडिशन पे बहुत ज्यादा चिपके रहते हैं कि नहीं वे हमारे यहाँ तो सदियों से ये हो रहा है, वो क्या गलत थे? गलत कुछ नहीं था, लेकिन हर चीज का डेवलपमेंट होता है ना। पहले डॉक्टर हुआ करते थे, वही खांसी भी ठीक करते थे, वही जुकाम भी ठीक करते थे,
वही बाकी चीजें भी करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके स्पेशलाइजेशन शुरू हो गई। अब आंखों का अलग हो गया, कान का अलग हो गया, पेट का अलग हो गया, पैरों का अलग हो गया, घुटनों का अलग हो गया। मेरा भाई खुद डॉक्टर है, वो बोलता है भैया थोड़े दिन आएंगे जब ऐसी हालत हो जाएगी कि राइट आई का डॉक्टर अलग होगा, लेफ्ट आई का डॉक्टर अलग होगा। वो दिन भी आ जाएगा। पहले डायबिटोलॉजिस्ट नहीं हुआ करते थे, अब डायबिटोलॉजिस्ट होते हैं जो सिर्फ डायबिटिक पेशेंट को देखते हैं। तो ये डेवलपमेंट का एक क्रम है। धीरे 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 चीजें डेवलप होती हैं और उसमें बहुत से लोगों का योगदान रहता है। अब मेरे पिताजी के समय के जो डॉक्टर होंगे वो तो वैसे ही थे, उनके पास तो सभी आते थे, खांसी वाला भी, जुकाम वाला भी, पेट दर्द वाला भी, चेस्ट में दर्द वाला भी, हार्ट का पेशेंट भी, आंखों का पेशेंट भी, और वो सभी का ट्रीटमेंट करते थे। तो वो आज क्या बोलते हैं, आप कभी बड़ों के साथ बैठना, वो बोलेंगे आजकल ना बड़ा मामला खराब हो गया। और जो आज का डॉक्टर है वो बोलेगा पहले से हमने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर ली, अब हम स्पेशलाइज हो गए इसमें भी उसमें भी, है ना। तो ये एक क्रम है जिसमें डेवलपमेंट पूरी होती है। ये डेवलपमेंट ज्योतिष में भी हुई, ये डेवलपमेंट वास्तु में भी हुई, और ये सदियों में हुई है, किसी एक दिन, एक महीने, एक साल या एक सदी की कहानी नहीं। अब जैसे आज से 30 साल 35 साल पहले टेक्निकल जो फील्ड है उसमें एक नया डायमेंशन जुड़ा, कौन सा? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, वेबसाइट डेवलपमेंट का। 1995 में हिंदुस्तान में इंटरनेट आया, उसके बाद यहाँ वेबसाइट डेवलपमेंट शुरू हुई। मेरे यंग एज का दौर था, वो कॉलेज से करके निकला था, तो मैं अपने आसपास देखता था लोग 6-6 महीने का वेब डेवलपमेंट का कोर्स करते थे और यूएस चले जाते थे। 6 महीने का एक छोटा सा कोर्स किया और यूएस चले गए, थोड़े दिनों में मिट्टी खराब हो गई, वहां सारे पहुंच गए, तो वो फील्ड वहां पे खत्म हो गया। तो हमारे शास्त्रों में तो आईटी फील्ड का कहीं कोई जिक्र है नहीं, है कहीं नहीं है। लेकिन आज अगर कोई ज्योतिष पत्री देख के ये बताता है कि बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा, तो ज्योतिष में वो कहाँ लिखा है भाई? शास्त्रों में तो लिखा नहीं, कह सकते हो आप, लेकिन शास्त्रों में जो लिखा है उसको डिफाइन करना, डिफाइन कर करके उसको और मतलब उसके समझना, वो तो कर सकते हैं ना। तो आज हम जन्म पत्री देख के ये भी बता सकते हैं कि बच्चा सॉफ्टवेयर में जाएगा कि हार्डवेयर में जाएगा। जो लोग जानकार हैं उनको, जो ज्योतिष के जानकार हैं उनके लिए शनि जो है वो सिविल इंजीनियरिंग कराता है। जो इंजीनियर्स हैं ये शनि वाले हैं, बिना शनि के सिविल इंजीनियरिंग हो नहीं सकती, ठीक है। लेकिन साथ में वीनस अच्छा होता तो यही लोग कंप्यूटर पे बैठ के सॉफ्टवेयर बना रहे होते। पहले सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल को भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहा जाता था, फिर वो बाद में सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हो गया, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हो गए, वो चेंज हुआ बाद में। पहले क्या कहते थे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और हमारे यहाँ से लोग बाहर जाते थे इसी नाम से। इंजीनियरिंग वो भी है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या और भी बहुत सारा तरह की इंजीनियरिंग है। लेकिन पहले क्या इंजीनियरिंग नहीं होती थी? होती थी, लेकिन अब उसका डेवलपमेंट हो गया, बहुत अलग अलग तरीके से चीजें आ गई। तो वास्तु में भी उस तरीके से और बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, और लोगों ने अपनी रिसर्च से बहुत कुछ उसमें से नया निकाला, प्रैक्टिकल करके, एक्सपीरियंस करके, और ये सभी लोगों में अब आ गया। अब जब सभी लोगों में आ गया तो क्या हुआ? ये वाला अच्छा है कि वो वाला अच्छा है, अब वो शुरू हो गया। सब अच्छे हैं, सबकी एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन जैसे ही खत्म होती है वहां पे उस विद्या की ब्लॉकेज आ जाती है, तो फर्दर डेवलपमेंट और शुरू हो जाता है। हर चीज की एक लिमिट है, कोई चीज दुनिया में पूर्ण नहीं है, सब चीजें अपूर्ण है। पूर्ण कौन है? पूर्ण सिर्फ ईश्वर है। तो कोई भी विद्या सीख लेने के बाद कभी भी ये मत समझना कि ये सब्जेक्ट में अब आपके पास पढ़ने को कुछ नहीं रहा, बहुत कुछ है पढ़। और आज आप लोग जो सीख रहे हो, जो फ्रेशर्स हैं, जो पहली बार सीख रहे हैं, उनके लिए खास है कि ये सिर्फ स्टेप 1 है,
नर्सरी में एडमिशन है, इसके आगे और बहुत कुछ है। जितना वास्तु में पढ़ाया जाता है वो मैं आपको सारा कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो कोई अपने मन में ये प्रश्न भी नहीं रखे। मुझे कुछ लोगों ने ये अलग से क्वेश्चन किया था कि सर ऐसा तो नहीं है कि ये 1500 रुपए ले रहे हो तो आप उसमें कुछ सिखाओगे नहीं, या ये गायब हो जाएगा या वो गायब हो जाएगा। कुछ गायब नहीं होगा, जितना मेरे पास है मैं सब सिखाऊंगा इस कोर्स से रिलेटेड जितना भी है। लेकिन ये फिनिशिंग नहीं है, ये आखिरी कोर्स नहीं है, ये आपका इस लाइन में सिर्फ एंट्री, बिगिनर लेवल है, ठीक है। आप इस बिगिनर लेवल के कोई 1.5 लाख लेता है तो उसकी इच्छा है देने वाले की और लेने वाले की, और कोई 1,500 ले रहा है तो उसकी इच्छा है देने वाले की और लेने वाले। तो इसको पैसे से रिलेट करके मत देखो, जो आपको दूंगा वो पूरा दूंगा, ठीक है। तो आज से लेके अगले 3 दिनों तक पूरी तरह से मेरे साथ रहो, और जो मैं सिखाना चाह रहा हूं आप लोग साथ दोगे तो मैं रुकूंगा नहीं। और अगर ज्यादा कुछ बीच में डिस्टरबेंस होगी तो टाइम आप लोगों का खराब होगा, नुकसान आप लोगों का होगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जितना हो सके मेरे से लेने की कोशिश करो। उसका तरीका यही है कि जब मैं जो बताऊं उसको सुनते रहो, और जब आपके क्वेश्चन आंसर्स का समय हो तो उस समय में सारे क्वेश्चंस आप पूछो, लेकिन पूछना वो जो मैंने अब तक आपको पढ़ाया है उससे। जो अभी पढ़ाया नहीं उससे सवाल पूछोगे तो मैं आंसर नहीं दूंगा। जो मैं पढ़ाता जाऊं, जैसे आज जितना पढ़ा लिया तो आज जो पढ़ा उसमें से पूछ लो, कल जब आप पढ़ोगे तो कल वाले में से पूछ लेना, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करके तो टाइम बेस्ट यूटिलाइज हमारा हो जाएगा, ठीक है नहीं। अब बात करते हैं वास्तु होता क्या है। जैसे मैंने बताया पंच तत्वों का बैलेंस होता है, और इन्हीं तत्वों को बैलेंस करने से वास्तु हमारा निर्माण होता है घर का। जैसे जैसे घर बनने लग जाता है, उसकी बाउंड्री डलने लग जाती है, तो वास्तु पुरुष का निर्माण शुरू हो जाता है, ठीक है। जब ये वास्तु पुरुष का निर्माण होता है तो कुछ इस तरह की चीजें घर में हमारे होती हैं। 1 मिनट का समय देना। देख सकते ये आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है, देख पा रहे हो ये। इस तरीके से मैं एक बार थोड़ा सा अच्छी पिक्चर जो है वो, एक दो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं थोड़ा सा, तो मैं उनको। हेलो, हाँ जी। हाँ, ठीक है। हाँ, यस सर। हाँ जी, ठीक है।
ये हाँ आप जी जितने सर। भी, हाँ ठीक है मैम, ठीक है, आप कंटिन्यू कर रहे हैं हम। चलो वो आदमी के अंदर वो जो है, चलो चलो हरिओम। पता नहीं इसमें क्या खुल रहा है। ये इस तरीके से वास्तु पुरुष होता है। आप लोग देखोगे सब, ये इसका हेडर पोर्शन है ना। इसका सिर किस तरफ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। और ये सारे डायरेक्शंस हैं, 8 डायरेक्शंस। ये तब होता है जब एक चौरस प्लॉट हो, चौकोर प्लॉट हो या रेक्टेंगल हो, ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। तो ये वास्तु पुरुष आप देख रहे हो, ये इसका हेडर पोर्शन है, ये इसके हाथ हैं दोनों, लेफ्ट और राइट। ये इसका पेट का एरिया है, चेस्ट का एरिया है, स्टमक का एरिया है, और ये इसकी लेग्स है दोनों। ठीक है। और यहाँ पे साउथ वेस्ट में क्या है, यहाँ पे पैर है। इस तरीके से वास्तु पुरुष जो है वो किसी भी भवन में प्लेस होता है। ये पूरा घर है ऐसे। ठीक है। और इसमें अलग अलग जगहों पे ये जो लिखे हुए हैं, नेट से ये पिक्चर डाउनलोड करोगे तो आपको सबको मिल जाएगी। ये जो छोटे छोटे से लेटर्स लिखे हुए हैं ना इसमें, ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, छोटी हो जाएगी तो और ज्यादा छोटी हो जाएगी। आप लोग नेट से इसको देख लेना, नहीं तो मैं आपको स्क्रीनशॉट इसका भेज दूंगा। इस तरीके से वास्तु पुरुष जो है वो आपके घर में उल्टे मुंह लेटा होता है। ठीक है। अब अगर ये रेक्टेंगल घर है और वास्तु पुरुष लेटा हुआ है, तो ये कैसा होगा, कंफर्टेबल पोजीशन में होगा ना, क्योंकि यही इसकी नेचुरल पोजीशन है। अब मान लीजिए घर को थोड़ा सा आड़ा तिरछा कर दे, एक कोना खींच दे इधर बड़ा और एक कर दे काट के छोटा, तो क्या होगा, जो ये वास्तु पुरुष लेटा हुआ है इसको प्लेसमेंट में दिक्कत होगी, ये पूरा घर ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है। ये पूरा घर ऑक्यूपाई करेगा। अगर आप इसका एक लेग रूम लंबा कर दोगे तो एक टांग खोल के सोएगा और दूसरी सिकोड़ के सोएगा। नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा काट दोगे तो उसका हेड पोर्शन कट जाएगा। ठीक है। बाजू वाला हिस्सा घर के नक्शे में जहां पे आ रहा है, अगर वो हिस्सा आप काट दोगे तो बाजू के हिस्से में उसको दिक्कत होगी, क्योंकि वो नीचे का बेड उसका छिन गया है ना, तो उसको अपने आप को स्प्रेड करने में दिक्कत होगी। तो वास्तु पुरुष को जब कोई इस तरह की दिक्कत होती है तो वो घर के किसी सदस्य को अपनी परेशानी बताता है, और उसका बताने का तरीका है कि वो घर के किसी सदस्य को सेम प्रॉब्लम दे देता है। ठीक है। जैसे अब मैंने अभी आप लोगों को कहा ब्रह्म स्थान पे वहां पे टॉयलेट बनाया हुआ था। अब आप सोच के देखो कि ये घर है किसी का। ठीक है। ब्रह्म स्थान क्या होता है, सेंटर होता है ना। ये सेंटर है, पेट, हमारा पेट का सेंटर होता है ना, नाभि जो होती है हमारी, वो हमारी पूरी बॉडी का सेंटर होता है। ऐसे ही घर का सेंटर होता है। ठीक है। अब यहीं पे टॉयलेट बना दिया। ठीक है। और ये हिस्सा है, ये हिस्सा है
लेकिन नॉर्थ वेस्ट काट दिया और साउथ ईस्ट काट दिया, वो जो मैं अभी आप लोगों को स्वास्तिक का जेड बता रहा था। तो ये और ये हिस्से नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट का हिस्सा कट गया, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट रह गया और बीच में टॉयलेट बना दी। तो सोचो इस पुरुष को कितनी दिक्कत हो रही होगी, वास्तु पुरुष को अपने को प्लेस करने में कितनी दिक्कत हो रही होगी। तो जब ऐसी दिक्कत होगी तो क्या होगा, घर के किसी सदस्य को वो अपनी पीड़ा बताने के लिए मजबूर हो जाएगा, वो बताएगा ही बताएगा। ठीक है, तो ये बाद में शुरू हुए जब कट वाले मकान बनने लगे। पहले कट वाले मकान नहीं बनते थे, पहले पूरा स्क्वायर होता था या रेक्टेंगल हो जाता था। अब रेक्टेंगल में क्या होता है कि रेक्टेंगल का भी एक रेशियो है। मान लीजिए 20 फीट चौड़ा मकान है और 70 फुट लंबा है, तो क्या हो गया, चौड़ाई 20 फुट है और लंबा 70 फुट है, रेल का डब्बा जैसे पुराने जमाने में प्लॉट होते थे। तो भी डिफिकल्ट है, तो भी परेशानी है। तो लंबाई और चौड़ाई का एक रेशियो होना चाहिए, जो आइडियल माना गया कि अगर रेक्टेंगल हो जाता है तो भी वहां तक हम उसको बेस्ट मान सकते हैं, अगर प्रॉपर स्क्वायर नहीं है तो। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूं, अब कोई आदमी प्लॉट खरीदने जाता है, उसको जिस दिन प्लॉट लेना है या जो सा प्लॉट उसको लेना है वहां से वास्तु शुरू हो जाता है।